हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9। लास्ट हमने चैप्टर 8 डिस्कस कर लिया था, एंड हो गया था बाइनोमियल थ्योरम पर। नेक्स्ट चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइंस। इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के लिए सेपरेटली, जहां पर हम क्लास 10 से इंपॉर्टेंट रिलेटेड कुछ फॉर्मुलाज है उनको भी डिस्कस कर लेंगे, और जो यहाँ पर हम न्यू पढ़ने वाले हैं क्लास 11 में उन दोनों को एक साथ करके। तो जिनके पास भी ओल्ड एनसीईआरटी है उनको मैं कुछ बता देता हूँ यहाँ पर। जिनके पास भी ओल्ड बुक से पढ़ रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये चैप्टर नंबर 10 होगा उनकी बुक में, ठीक है। एंड एक्सरसाइज 10.1 से पहले का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो होगा उनकी बुक में, है ना। तो जो भी ओल्ड बुक से पढ़ रहे हैं मैं साथ साथ में उनको बताता चलूंगा। तो आप अपनी बुक के अंदर आप टिक कर लेना कि कौन कौन सा जो पोर्शन है वो न्यू बुक के अंदर एड हुआ है। और जो आपका पॉइंट, जो आपका एक्सरसाइज कट होगा, रिड्यूस होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपको कट कर लेना, ताकि आपके पास ओल्ड बुक से आपका काम हो जाएगा। जिनके पास न्यू एनसीईआरटी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 9.1 से पहले जो भी इंट्रो पार्ट वो अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या देखने वाले हैं अपन? सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुला डिस्कस करेंगे जो क्लास 10 से हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आते होंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जिनको नहीं आते हैं, जिन्होंने क्लास 10 के ना थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया है मामला, वो यहाँ पर देख लो। तो मान के चलते हैं, यहाँ पर दो पॉइंट है हमारे पास, लाइक पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है। एंड पी के कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास है x1 y1, एंड क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए मेरे पास x2 एंड y2, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू जो रहेगा आपके पास, वो क्या हो जाएगा? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो भी यहाँ पे वैल्यू है, लेट एग्जाम्पल दे रहा है ये, जैसे टू वैल्यूज दे रखी है, x1 y1 x2 y2। यहाँ को आप वैल्यू को पुट करो। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 3 माइनस x1 की हो जाएगी 6, फिर इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0, माइनस फिर y1 की -4। तो कितना हो जाएगा? ये +4 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? डी में 6 गया, -3 स्क्वायर करते हैं 9, एंड हेयर 16। कितना हो जाएगा? ये रूट का 25। सॉल्व करेंगे तो 5 यूनिट लगा देना अगर कोई यूनिट ना गिवन हो तो। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लास 10 में पढ़ा है आप लोगों ने, कोई मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज नहीं जो ना आया आपको समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, और कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हमें यहाँ पर। अब बता कोऑर्डिनेट। अब मान के चलो एक लाइन है आपके पास, जिसको मैं नेम दे रहा हूँ वही पी क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें x1 एंड y1, एंड एक कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें x2 एंड y2। अब ध्यान देना आप मेरी बात पर। मैं बोल रहा हूँ एक पॉइंट है आपके पास r, जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है रेशो m रेशो n में। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि तुम्हारी जो हाइट है वो मेरे से डबल है। मैंने ऐसे कहा तुम्हारी जो हाइट है वो मेरे से डबल है, तो रेशो के हिसाब से अगर मैं कहूं तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा? तुम्हारी जो हाइट है वो मेरे से क्या है? डबल है। जब मैं अपनी हाइट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो तुम्हारी हाइट के इक्वल होगा। समझ में आया? अगर मेरी हाइट x है तो तुम्हारी हाइट क्या होगी? अगर मेरी हाइट x है और मेरे को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब तुम्हारी हाइट निकल कर आएगी। आप समझ में आया रेशियो का मतलब क्या होता है? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि m रेशियो n का मतलब ये क्या है कि किसी रेशियो के अंदर डिपेंड होता है। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारी हाइट मेरे से डबल है, या फिर मैं कहता हूं मेरी जो हाइट है वो तुम्हारे से हाफ है, ऐसा भी कह सकता। अगर तुम्हारी हाइट 20 है तो मेरी हाइट कितनी होगी? 10 होगी। अगर इसी चीज को रेशियो में कहना चाहूँ तो 2:1 कह सकता हूँ मैं इसको। क्या कह सकता हूँ? 2:1 कह सकता हूँ। उसी तरीके से अपन ने यहाँ पे एक रेशो लेट कर रखा है, एम रेशो एन के अंदर डिवाइड है ये लाइन, ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो आर पॉइंट है इसके भी कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे, तो अपन यहाँ पर कोऑर्डिनेट मान रहे हैं इसके एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट मान रहे हैं, ठीक है भाई। क्लास 10th में आया था, आप लोगों को आता होगा, बस थोड़ा सा इंट्रो बता रहा हूँ ताकि एक्सरसाइज के अंदर जो है आए तो एकदम आपको न्यू सा नहीं लगे, है ना। तो ये जो एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है आपको। कैसे फाइंड करते हैं? इधर देखो, ये एम है, तो आपको क्या उठाना है? एम के साथ x2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस n के साथ आपका x1 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा? m प्लस n। ये इस x की वैल्यू निकलेगी, सॉल्व होगी। ये आपको वैल्यू गिवन करेगा, जैसे लाइक यहाँ पे देखो रेशो दे रखा है 1:3। तो ये आपका m है, ये आपका n है। देखो ये आपका x1 है, y1 है, ये आपका x2 है, y2। इनको वैल्यूज यहाँ पुट करोगे तो ये बीच वाला जो x है इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगाओ वापस से, m x2 की जगह y2 आ जाएगा, एन वाई x1 की जगह कितना हो जाएगा? y1 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? m प्लस n। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, ये आप क्लास 10 में देख चुके हो। चलिए और देख लेते हैं फॉर्मूलाज क्या है हमारे पास। अगर मान लो आप यहाँ पे इस कंडीशन में, नेक्स्ट में बता देता हूँ, मान लो आपके पास m इक्वल्स टू n है। क्या है? m इक्वल्स टू n है, तो कॉमन सेंस की बात है, जो m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n था, वहां पे इस m की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x2 प्लस n की जगह 1 आ जाएगा, x1 नीचे 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो फॉर्मूला आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। क्या कह रहा हूं? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 पुट कर सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा? केवल इस x का वैल्यू हो जाएगा और ये y का वैल्यू हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या?
क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? मतलब कि कोऑर्डिनेट का अगर मिड पॉइंट निकालना हो, मिड पॉइंट अगर वो बोल दे तो समझ जाना m इक्वल्स टू n की बात कर रहा है। डायरेक्टली फॉर्मूला आपका जो सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ये सेक्शन फॉर्मूला इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, और देखो नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिस, ये आपको थोड़ा सा न्यू लगेगा शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि जिनके पास जो न्यू एनसीईआरटी वाला कंसेप्ट था ना, उसके अंदर एक्सरसाइज आपका 7.4 था, वो शायद कट हो गया था 7.4 या शायद 3 में भी, है ना, न्यू वाली बुक के अंदर। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट नहीं आया था वहां पर, तो ये इस वाली बुक में आ गया है आपके पास, है ना। चलिए इसमें क्या कहता है, मान लो एक आपके पास ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल के वर्टिसेस ऐसे दे रखे हैं आपको, x1 y1, यहाँ दे रखा है x2 y2, और यहाँ दे रखा है x3 y3। अगर इसका मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर इसका नेमिंग है लाइक ए बी सी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ हाफ लगाना है, यहाँ एक मोड लगाना है, और वैल्यू उठाओ। देखो यहाँ से x1 उठाया मैंने। अब इस फॉर्मूला को याद करने की ट्रिक बताता हूं मैं आपको। देखो, अगर आप यहाँ पे x1 ले रहे हो तो ब्रैकेट के अंदर y आएगा, बट यहाँ पर 1 के बाद क्या आता है आप मुझे बताओ सर, 2 आता है। फिर बीच में माइनस लगाना है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो ब्रैकेट क्लोज ऐसे। प्लस x1 के बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है x2 आएगा। अब 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है सर, तो y के पास 3 आएगा नीचे, फिर माइनस, फिर y 3 के बाद क्या आएगा, वापस 1 से गिनती शुरू होती है, 3 के बाद 1 2 3, फिर 3 के बाद 1 2 3, तो 1 आएगा। ठीक है, x2 आ गया। अब आ जाओ x3। अभी बताया मैंने 3 के बाद कहाँ काउंटिंग जाती है, 1 की तरफ, तो y के पास 1 चला जाएगा, फिर माइनस y2। ये आप ट्रिक समझ सकते हो, याद करने का तरीका फॉर्मूला, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि सर 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 2 के बाद 3 आएगा, 1 आएगा, फिर 3 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, कैसे याद रखें। तो इस तरीके से याद रख सकते हो आप। क्लियर है यहाँ पे, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे आपको देखो इस क्वेश्चन में दे रखा लाइक x1 y1 x2 y2 x3 y3, इन तीनों वैल्यूज को आप पुट करो यहाँ पर, और जो है यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ मोड लगा हुआ है। देखो मोड का मतलब क्या है, जो नेगेटिव वैल्यू होगी ना उसको पॉजिटिव मान लेना, फिर 2 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, और यहाँ पर यूनिट स्क्वायर लगा देना आप, क्योंकि ये एरिया है। ये बेसिकली जो फॉर्मूलाज है ना, ये मेनली आपके क्लास 10th वाले हैं, है ना, क्लास 10th वाले। तो वैसे मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को आते होंगे, ऐसा कोई इशू नहीं, क्योंकि चैप्टर भी बहुत ईजी था ये, है ना। तो ये क्लास 10th के कुछ फॉर्मूलाज है जो अपन यहाँ पर एक बार स्टार्टिंग में इंट्रो पार्ट समझ के कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं उसका एक मतलब बेसिक क्या है। तो ये उसका बेसिक है, स्ट्रेट लाइंस का, जो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं ना। हम इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को अपन आगे बढ़ाएंगे, स्ट्रेट लाइंस को आगे बढ़ाएंगे, और एक नए कंसेप्ट की ओर आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्या कंसेप्ट है हमारे पास भाई। स्लोप ऑफ लाइन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और मेनली सबसे स्टार्टिंग क्वेश्चन आपको इसी के ऊपर मिलने वाला है। क्या बोल रहा है, एक लाइन इज अ कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, फॉर्म्स टू एंगल विद इन द एक्स एक्सिस विच आर सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूं आपसे, एक लाइन है देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक लाइन है जो उसको कट करके जा रही है ना। तो ये जो लाइन जो एक्सिस को कट करके जा रही है, जो दो एंगल बना रही है, मतलब कि कहने का मतलब ये टोटल जो एंगल है आपके पास, ये जो टोटल एंगल बन रहा है आपके पास लाइक दैट दिस वन। ठीक है, ये पूरा एंगल जो होगा आपके पास वो कितना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 180। याद हो आपको तो, लीनियर एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, क्लास 9th में पढ़ा होगा मेनली आपने ये। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो कितना होता है आपके पास, 180 होता है। तो जो एंगल होगा थीटा मेड बाय द लाइन एल, ये एल लाइन जो थीटा एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, एंड मेजर एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या बोल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहां से यूं करके जा रहा है, यहां से यूं करके जा रहा है, यहां से यूं करके, है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये। क्लॉकवाइज कैसा होता है, ऐसा 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 क्लॉकवाइज होता है, और ऐसा उल्टा एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसको क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। इस एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा को इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहते हैं। ठीक है सर, सेकंड थिंग सुनना, ये जो थीटा का एंगल है इसकी एक लिमिट होती है सर, क्या होती है भाई, अगर ये बेस पर है तो सर ये 0 डिग्री हो सकता है ना, और बेस से ऐसे ऊपर उठता जाएगा, तो ये सर 0 डिग्री से बड़ा होता जाएगा एंगल, और लास्ट एंगल जो है कहां तक चल जाएगा, देख रहे हो आप, ये लास्ट 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 यहां तक आ सकता है, ये लास्ट लास्ट लास्ट। तो ये एंगल लास्ट कितना हो सकता है आपके पास, 180 तक हो सकता है। मतलब थीटा की जो वैल्यू है आपके पास कहां से कहां तक हो सकती है वैल्यू, सर थीटा की जो वैल्यू है यहां से लेके यहां तक आ सकती है, नीचे नहीं आएगा ये, है ना। यहां तक ये वैल्यू हो सकती है आपके पास, यहां तक ये वैल्यू हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहां से ये टोटल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180, यानी थीटा की जो वैल्यू, यानी इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जो है, यानी कि थीटा जो है वो कहां से वैल्यू कर रहा है, 0 डिग्री से 180 डिग्री कर रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इन दोनों का सम 180 मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ, ये वैल्यू 180 माइनस थीटा है और प्लस थीटा, इन दोनों कट करके देखो आप, 180 डिग्री आ रहा है आपके पास ओवरऑल। आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट थिंग जो आपने यहां पर समझी है वो क्या है, स्लोप ऑफ लाइन के अंदर इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है, थीटा। थीटा की लिमिट क्या होगी, 0 डिग्री से 180 डिग्री। सेकंड थिंग, और देखते हैं क्या कंसेप्ट है भाई।
वी ऑब्जर्व दैट द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहां पे ध्यान देना, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या फिर कोइंसाइडिंग होगी, कोइंसाइडिंग का मतलब क्या होता है, इस लाइन के ऊपर होगी विथ एक्स एक्सिस, उसका इंक्लिनेशन कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। सिंपल है, ठीक है। और जो लाइन इंक्लिनेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन होगी, इंक्लिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन मतलब बिल्कुल ऐसी, समझ रहे हो, अगर इस लाइन को मैं ऐसा कर दूं सीधा, एकदम इसके ऊपर ऐसा सीधा कर दूं, तो क्या होगा, या तो वो लाइन इसके पैरेलल हो सकती है वाई के, या तो वो लाइन पैरेलल कह सकते हो आप, या फिर आप उसको कह सकते हो कोइंसिडेंस कह सकते हो इसके वाई एक्सिस के ऊपर, इस वाई एक्सिस। उस कंडीशन के अंदर आपका थीटा कितना हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। बताओ समझ में आएगा। तो थीटा की दो कंडीशन हमने सीखी यहां पर, एक एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल और कोइंसाइडिंग, उस कंडीशन में थीटा आपका 0 डिग्री हो सकता है, ठीक है। और दूसरी जो कंडीशन है वाई एक्सिस के साथ पैरेलल और कोइंसाइडिंग, उस कंडीशन में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब मुझे बताओ यहां तक के कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है कोई दिक्कत। अब अपन बात कर लेते हैं, ये जो स्लोप होता है, उसको स्लोप को एक्चुअली हम कहेंगे क्या, उस स्लोप को हम क्या कहेंगे, यहां पर ये जो वैल्यू चल रही है उसको कहेंगे हम एम से डिनोट करेंगे इसको। स्लोप ऑफ लाइन को कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे लिख देता हूं, स्लोप ऑफ लाइन को डिनोट करेंगे हम एम से। और ये जो एम होगा आपके पास, ये क्या होगा आपके पास, टेन थीटा होगा, ये कितना होगा, टेन थीटा। अभी आगे बता दूंगा मैं आपको। ये मेनली जो फॉर्मूला है हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन का वो यही है। पूरा जो आपका ये चैप्टर चलने वाला है, मान लो इस एक कंसेप्ट के ऊपर चलेगा, स्लोप ऑफ लाइन एम इक्वल्स टू टेन थीटा, क्योंकि स्लोप ही स्लोप पढ़ेंगे हम। स्लोप हम इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, पैरेलल पढ़ेंगे, वर्टिकल पढ़ेंगे, मतलब हर तरीके से स्लोप का कंसेप्ट पढ़ेंगे। अगर आपको ये स्लोप समझ में नहीं आया तो मान के चलो आगे कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, मैं फिक्स बता देता हूँ आपको, मान लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, और हमारे पास इसका एक डेफिनेशन निकल के आ गया। अब हमने इसका है, इसका एक डेफिनेशन बना लेंगे। क्या है डेफिनेशन, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है ये चीज। इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल, लाइन एल बता दी मैंने आपको, दिस वन इज लाइन एल, ठीक है। इसका जो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल है उसको हम थीटा कहेंगे, देन टेन थीटा इज द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन। क्या कहा मैंने आपसे, कि ये जो एल है आपके पास, है ना, ये जो आपके पास एल है, इस एल के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, स्लोप ऑफ लाइन जो होगा, इसका स्लोप ऑफ लाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, टेन थीटा। भी पीछे बताया था मैंने आपको, क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। यानी एम से किसको डिनोट कर रहे हैं हम, स्लोप ऑफ लाइन से। यानी स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू टेन थीटा बोलना हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो एम इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है सर। अब मेरी कंडीशन सुनना, स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री, मान लेते हैं हम यहां पर, मान लेते हैं हम थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, मान लो थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। तो मुझे बताओ स्लोप क्या बनेगा। अब आप कहोगे सर एम इक्वल्स टू टेन थीटा, भाई स्लोप ऑफ लाइन मतलब एम, टेन के अंदर थीटा की वैल्यू पुट करनी है 90 डिग्री। अब मुझे बताओ टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। कैसे पता लगा, ऐसे बता देता हूं मैं आपको। वैसे तो आपको वो नंबर लाइन आती होगी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है आपने स्टार्टिंग का चैप्टर, बाकी मैं ऐसे इसको कन्वर्ट करूं, साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू कितनी है 0। आपको पता है डिनोमिनेटर में जैसे 0 आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं उसको, नॉट डिफाइंड। यानी कि जब आपसे एग्जाम में पूछेगा ऑन विच एंगल, ऑन विच इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन एल, जो स्लोप ऑफ लाइन है वो आपके नॉट डिफाइंड होगी, आप क्या कहेंगे, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल इन ऑन विच स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है यहां पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमने कंसेप्ट बना लिया, एम इक्वल्स टू टेन थीटा का फॉर्मूला होगा, बस एक पॉइंट को छोड़ के, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री को छोड़ देना, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री को छोड़ देना। समझ में आ गई ये बात, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, इट मे बी ऑब्जर्व दैट स्लोप ऑफ लाइन एक्स एक्सिस इज 0 एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। अब एक और कंसेप्ट समझ में आया हमारे, क्या, अगर मैं आपसे ये कहता एम इक्वल्स टू टेन थीटा की जगह 0 डिग्री रख दो साहब, आप क्या रख दो यहां पर, एम इक्वल्स टू टेन 0 डिग्री रख दो आप, है ना। ठीक है सर, अब 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, अभी करके बताता हूँ, साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, ये 0 होगा आपके पास, डिनोमिनेटर में 1 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि हमने एक कंसेप्ट बना लिया कि जो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि अभी जो मैं आपको ये लाइन बता रहा हूं एल, अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उस कंडीशन में आपका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ये जो लाइन अगर वाई एक्सिस के ऊपर है
उस कंडीशन में आपका स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड। बताओ क्या समझ में नहीं आया यहां तक? ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको एमसीक्यूज के अंदर हेल्प करेंगे और आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग करेंगे। इसलिए अगर आप इन चीजों को स्किप करके चलोगे तो आप अपना जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं कर पाओगे चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर का बेस स्ट्रांग करने का एक ही लॉजिक है, बस आप अपने जो अ, धैर्यता बनाए रखो। एक तरीके से कहने का मतलब क्या है, मतलब वीडियो को एकदम, लेक्चर्स को एकदम आगे फॉरवर्ड मत किया करो बार बार, बस कि हाँ की कॉन्सेप्ट चल रहा है, हाँ सर आगे आगे आगे, ऐसा नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बेसिक बेसिक पॉइंट्स है जो मैं आपको नोट कराता हुआ चल रहा हूँ, बस आप उनको एक साथ नोट कर लो, या तो बुक में टिक मार्क कर लो, एनसीईआरटी से है बिल्कुल सारा पैटर्न, या फिर आप उनको नोट कर लो साइड में कि हाँ यार स्लोप ऑफ लाइन में ये चीज है जो मेनली हमें ध्यान रखनी है। कि स्लोप ऑफ लाइन जो होता है एक्स एक्सिस पे 0 होता है, हाँ। वाई एक्सिस पे नॉट डिफाइंड होता है, हाँ। क्यों? रीजन देख लो आप यहाँ पे साथ में, समझ में आ रहा है? दीज आर द रीजंस। क्लियर है यहाँ पे? तो ये स्लोप ऑफ लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अपन स्लोप ऑफ लाइन को और डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर बोथ एक्सिस के ऊपर आ जाए तो वहां पर कंडीशन में स्लोप ऑफ लाइन कैसी होती है। यानी एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू टेन थीटा। ये हमें फॉर्मूला तो मिल गया एटलीस्ट, है ना? एटलीस्ट हमें फॉर्मूला तो मिल ही गया है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब हम आते हैं नए कंसेप्ट के ऊपर। यहां तक एक बार नोट डाउन कर लेना, पॉज करके सब कुछ जैसा, एक बार वापस से रिटर्न आउट कर लेना जैसा आपको सही लगे, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट आ रहा देखना वो क्या है, स्लोप ऑफ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। अब आते हैं भाई थोड़े से हाई फाई वाले कंसेप्ट के ऊपर। भाई पीछे वाला तो बिल्कुल आसान सा सर, आपने थीटा बता दिया, थीटा पता लगता है, आप सॉल्व कर लोगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 2 मिनट का मैं पॉज लूंगा आप लोगों के लिए, और ये बताऊंगा आप लोगों की जो भी स्टूडेंट अभी वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उन्हें पसंद आ रहा है और एकदम सही लग रहा है, तो फटाफट से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, है ना, चैनल को। और फिर आगे का कंटिन्यू रखना, एंड आपके ग्रुप्स वगैरह को स्टूडेंट्स वगैरह तो उन्हें भी शेयर करो ताकि वो भी जो है लेक्चर को देखें और मतलब कंसेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आए। तो देखते हैं क्या कंसेप्ट कह रहा हूं मैं, स्लोप ऑफ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टू पॉइंट। अब मैं आपसे ही कह रहा हूं, एक लाइन है जहां पे मैंने आपको दो कोऑर्डिनेट पहले से गिवन कह रहा हूं मैं, लाइक दिस वन इज पी, मतलब एक जो लाइन है उसके मैंने दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन करे, पी x1 y1 और q x2 y2। मैंने ये बुक के हिसाब से लिया एनसीईआरटी के, ताकि आपको फॉर्मूलाज में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप चाहो तो कुछ और भी ऐड कर सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है? टू नॉन पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ऑन द नॉन वर्टिकल लाइन। नॉन वर्टिकल समझ रहे हो? वर्टिकल मतलब सीधा, नॉन वर्टिकल मतलब लाइक दैट, ओके? हुज इंक्लिनेशन इज थीटा। मैंने अभी बताया था आपको इंक्लिनेशन एंगल कौन सा होता है, जो पॉजिटिव एक्सेस के साथ बनता है। यहां मैंने थीटा ले लिया है, ठीक है भाई? अब आगे सुनो। अब मुझे पता है कि अदरवाइज द लाइन, अगर जो x1 है एंड x2 है वो इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल होता तो ये लाइन कैसे हो जाती? परपेंडिकुलर हो जाती, x एक्सिस, एंड इट्स स्लोप विल नॉट डिफाइंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एल में बी एक्यूट एंड अक्यूट। तो मैं क्या कहूंगा, या तो ये एक्यूट होगा या फिर ये फ्यूज होगा। एक्यूट मतलब समझते हो आप 0 से 90 के बीच में, एंड ऑब्ट्यूज समझते हो आप 90 टू 180, ठीक है? लेट अस टेक दीज टू केसेस। तो पहले इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, मेरी बात सुनो। मैंने सबसे पहले तो देखो कुछ भी नहीं किया, एक लाइन ली है यहाँ पर, ठीक है? उस लाइन के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ओके? एक ये एंगल बना रहा है थीटा। अब आप ध्यान रखो, आपको एक चीज पता होगी, ये जो ट्राइंगल है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ट्राइंगल क्यू पी एम जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल क्यू ओ, ये जो पॉइंट है ओ आर। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर ये छोटा जो ट्राइंगल है एंड ये जो बड़ा वाला ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये दोनों आपस में अगर सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं, क्यों सिमिलर? डबल ए प्रॉपर्टी। भाई एंगल क्यू इसके लिए भी और इस पूरे के लिए भी है, और ये एंगल 90 और ये एंगल 90, तो डबल ए प्रॉपर्टीज हम दोनों को सिमिलर प्रूव। मुझे ये सिमिलर नहीं समझाना, मुझे आपको ये समझाना है कि ये एंगल अगर थीटा है, मैंने माना है इंक्लिनेशन एंगल, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। उसका मैं रीजन दे रहा हूं, वैसे आपको मतलब रीजन बुक में गिवन नहीं है, बट मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि ये छोटा वाला ट्राइंगल एंड ये जो बड़ा ट्राइंगल बिग ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर केस के अंदर आते हैं, दोनों सिमिलर केस के अंदर आते हैं डबल ए प्रॉपर्टीज, तो इनके एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, है ना? सीपीएसटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है? अब हमें जो चीज फाइंड करनी है उसकी बात कर लेते हैं। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां तक मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि ये कंडीशन है आपके पास, ये सब जो दे रहा हूं मैं कंडीशन है। अब यहां से हम जो निकालेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, आ जाओ। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ड्रॉ परपेंडिकुलर क्यू आर टू एक्स एक्सिस। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन के ऊपर, पहले कंस्ट्रक्शन बता रहा है आपको, एक ये लाइन खींची थी, फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया मैंने क्यू आर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एंड एक और पीएम जो है परपेंडिकुलर टू आर क्यू इसके ऊपर, ठीक है भाई? अब इसके बाद व्हेन एंगल थीटा इज एक्यूट, मान लेते हैं ऐसा कि ये जो एंगल है आपके पास क्या है? एक्यूट एंगल है, ठीक है भाई? मान लेते हैं एंगल जो है। अब आपको पता है अगर मैं इस थीटा की वैल्यू निकाल दूं तो इस थीटा की वैल्यू भी निकल जाएगी, हाँ सर निकल जाएगी भाई। अगर ये दोनों थीटा सेम है तो इसकी निकालो इसकी निकालो, एक की बात है। मान लेते हैं व्हेन एंगल इज एक्यूट, एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है, ठीक है? अब एक्यूट एंगल की कुछ कंडीशंस होती है, बताता हूं क्या।
अब आपके पास अगर एंगल जो है एक्यूट एंगल है, तो आप मुझे बताओ हमें क्या निकालना, स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? स्लोप ऑफ लाइन। पहले हम निकालते हैं टेन थीटा की वैल्यू। अगर थीटा आपके पास एक्यूट एंगल है तो आप मुझे बताओ कि यहां पर सबसे पहले तो पीएम की वैल्यू क्या निकलेगी, है ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखो ध्यान देना अभी तक। अब मैं इस वैल्यूज को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, कंफ्यूज हो रहा होगा आपको। मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर, ये जो पी है, ये जो पी है, इस पी के मैंने कोऑर्डिनेट कैसे लिखे, ये एक्स वन वाई वन, आप मुझे बताओ कैसे लिखे। ऑब्वियसली बात है सर, हम ऐसे ड्रॉ करते होंगे, फिर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते होंगे, ऐसे तो करते हैं। अगर आपके पास एक्स वन वाई वन ये वैल्यू है, इसका मतलब दिस वन, ये जो पॉइंट है आपके पास, ये एक्स वन है कायदे से। भाई ये एक्स वन है, तभी तो अपने यहां पे एक्स वन लिखा है, एक्स एक्सिस वाला। और ये पॉइंट आपका वाई वन है, तभी तो उन दोनों को जोड़ के मैंने एक्स वन वाई वन लिख दिया है यहां पर। बिल्कुल सर लिख दिया होगा। अब आ जाओ क्यू पर। ये क्यू पॉइंट मैंने कैसे लिखा होगा? क्यू पॉइंट मैंने ऐसे लिखा होगा सर, ये नीचे वाला पॉइंट है ना, दिस वन आर पॉइंट, ये आपका एक्स टू होगा। तभी तो मैं जब कोऑर्डिनेट लिखूंगा तब एक्स टू लिखूंगा। और दिस वन इज पॉइंट योर वाई टू, ऐसा होगा तभी तो मैं यहां पर वाई टू लिखूंगा। बिल्कुल सर, भाई ऐसे तो करेंगे अपन कंसेप्ट के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर ये आपके पास दो पॉइंट्स है यहां पर, y1 y2, x1 x2। अब मेरी बात सुनो आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे पीएम की वैल्यू निकाल के दिखाओ। आप मुझे पीएम की वैल्यू निकाल के दिखाओ इन ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर ले रहा हूं मैं, एक ट्राइंगल लिख देता हूं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, मैं आपको पूरा कंसेप्ट डिटेल बताऊंगा। देखो बहुत तरीके, या तो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता सकता हूं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है ना। लेकिन दोज स्टूडेंट्स हु फाइंड बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू एवरी, मतलब कंसेप्चुअल जो चीज है इसके अंदर, उस पूरी को जो समझना चाह रहे हैं कि सर एक्चुअल में चीज बनी कैसे, उनके लिए मैं पूरा कंसेप्ट आपको इलेबोरेट कर रहा हूं। तो मतलब थोड़ा सा आप वेट करो और देखो चीजों को मैं कैसे जमाता हूं। अगर मैं ट्राइंगल पी एम क्यू लेता हूं, इन ट्राइंगल पी एम क्यू, बस मान लो 10 मिनट लगेंगे पूरा समाप्त होने में। अगर मैं पीएम क्यू की बात करूं आपसे और मैं पूछूं आपसे पीएम की वैल्यू बताओ, आप क्या बताओ पीएम की वैल्यू, तो आप क्या कहोगे? सर पी से एम की जो वैल्यू होगी वो यही तो होगी आपके पास। और ये जो वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एक्स टू माइनस एक्स वन। भाई मेरी बात सुनो, एक्स टू का मतलब क्या होता है? यहां से लेके यहां तक एक्स टू, इमेजिन करो, ज्योमेट्री को इमेजिन करो, ज्योमेट्री को इमेजिन करो जो क्लास 9 10 पे पढ़ा था। एक्स टू का मतलब है सर, यहां से अगर 0 पॉइंट है तो एक्स टू तक मान के चलो कोई 10 पॉइंट्स होंगे, मान लेते हैं ऐसा। एक्स वन का मतलब क्या है? मान लो 5 पॉइंट्स होंगे, मान लो, इमेजिन, मानो मानो। जब मैं 10 बोल रहा हूं, जब मैं एक्स टू बोल रहा हूं, तो एक्स टू के अंदर एक्चुअल में ये वाला पार्ट भी इंक्लूडेड हो रहा है, समझो, फील लो, फील लो। एक्स टू के अंदर ये पूरा एक्स वन वाला पार्ट भी फील हो रहा है, मतलब इंक्लूड हो रहा है। और मुझे केवल ये वाली चीज निकालनी है, बीच वाली, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे पॉइंट में से, यानी एक्स टू में से, इस केवल एक्स वन को माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास ये बीच वाला पार्ट निकल के आ जाएगा, कौन सा वाला? दिस वन। और ये पार्ट निकल गया, इसका मतलब पीएम निकल गया। बताओ समझ में आया क्या? ईमानदारी से बताना, बिल्कुल एकदम वापस से रिवाइज कर लेना थोड़ा सा बैक लेके। समझ में आ रहा है? अगर x2 में से मैंने x1 वाली वैल्यू को, इसका मतलब दिस वन वैल्यू को माइनस कर दिया, तो दिस वन वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास, यानी ये इसके इक्वल हो जाएगी, यानी पीएम का वैल्यू कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे सुनो। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मुझे QM निकाल के दिखाओ। क्या निकालो? QM। QM एक्चुअल में इसके पैरेलल ही तो है। अगर हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली, इसका मतलब QM फाइंड कर लिया। ठीक है, या QM लिखो या MQ लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, y2 का मतलब क्या है? सर ये यहां से लेके यहां तक y2 है, यहां से लेके यहां तक y2 है। अगर मैंने y2 बोला और मुझे ये वैल्यू निकालनी, तो इस पूरे y2 में से मैं माइनस कर सकता हूं y1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू। तो आपके पास बचेगा क्या? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किसके इक्वल है? QM के इक्वल है। ये लो आ गया। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहां तक? हुआ कुछ कंसेप्ट थोड़ा सा डेवलप हुआ कुछ, जो कहना चाह रहा हूं वो? अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर थीटा एक्यूट एंगल है, अगर थीटा एक्यूट एंगल है, तो टेन थीटा क्या होता है? याद करो, आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के अंदर पढ़ा होगा आपने, क्या था ट्रिग्नोमेट्री में? टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? QM। बेस क्या है यहाँ पे? PM। वैल्यू पुट करो इन दोनों की, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या बात है, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया सर। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई, ये थीटा एंड ये थीटा दोनों इक्वल ही तो है आपके पास। ये थीटा लिखो या चाहे ये थीटा लिखो, इक्वल ही तो है आपके पास। तो m इक्वल्स टू टेन थीटा होता है हमारे पास, और टेन थीटा की वैल्यू ये रही आपके पास।
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि हमने यहां पर पकड़ लिया है एक कंसेप्ट को। बताओ उस कंसेप्ट का नाम क्या है, बताओ उस कंसेप्ट का नाम क्या है। और उस कंसेप्ट का नाम है सर ये x2 माइनस x1। दिस इज योर स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन व्हेन थीटा इज एक्यूट। हम ये मान के चल रहे थे कि ये थीटा की वैल्यू जो है वो एक्यूट एंगल है, यानी 0 से 90 के बीच में है। अगर तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है भाई, मान लेते हैं ये बात। मुझे बताओ यहां तक के कंसेप्ट में किसी को डाउट हो तो अभी लेक्चर रोके आप मुझे कमेंट्स करिए। मैं जब इसको देखूंगा सीन करूंगा, फटाफट कोशिश करता हूं मैं, मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर ही रिप्लाई आ जाते हैं जितने भी अभी तक आए। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ के देखना या करके देखना कमेंट, 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाएगा अब तक। मैं मॉर्निंग में, पता है आप लोगों को, मतलब डेली जब उठता हूँ, उठते ही सबसे पहला मेरा वर्क ये होता है कि फोन में ये देखना कि मतलब स्टूडियो ओपन करके कि भाई कोई कमेंट तो नहीं है। सबसे पहले कमेंट आता है, मैं उनको रिप्लाई करता हूँ मॉर्निंग में। कभी स्किप हो जाए तो बात अलग है, बाकी सबसे पहला काम ये होता है मेरा मॉर्निंग में उठते सबसे पहले कमेंट्स का रिप्लाई करना। आफ्टर डेट में मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है उसको फॉलो करता हूँ। तो बैक टू आर टॉपिक। तो मेरा ये कहना है कि मतलब यहाँ तक क्या कंसेप्ट में आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे अभी कमेंट्स कर दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा फटाफट से। बाकी मेरे हिसाब से बिल्कुल आसान कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वैन थीटा इक्वल्स टू एक्यूट एंगल एम इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 व्हेन वी हैव गिवन कोऑर्डिनेट ऑन दैट लाइन एल। जब आप लाइन एल के ऊपर मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो पी एंड क्यू के लिए, उस कंडीशन मेरे पास लॉ ऑफ लाइन की कंडीशन ये हो जाएगी। बताओ समझ में आ गया क्या? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ सकता हूं? बिल्कुल बढ़ सकता हूं। आगे देखो और कंसेप्ट क्या है हमारे पास। अब आते हैं अपन केस टू पर। अब ये केस टू क्या है सर? व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज। अब मान लेते हैं हमारे पास थीटा क्या हो गया? ऑब्ट्यूज हो गया। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है कि सर ये ऑब्ट्यूज का मतलब तो यहां पर ये 180 से ऊपर हो गया मामला। 180 से क्या हो गया? ऊपर चला गया मामला मेरे पास। बिल्कुल चला गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? अगर आपके पास यहां पर थीटा की वैल्यू जो है ऊपर चली जाएगी उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन के अंदर हम कैसे बनाएंगे? कंसेप्ट बिल्कुल सेम ही है, वापस से बस आपको उसी कंसेप्ट को वापस से रिवाइज करवाऊंगा, देखना कैसे। तो इस कंडीशन के अंदर अपन को क्या करना है? अगर आपके पास थीटा ऑब्ट्यूज दे रखा है तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। देखो क्या करना है। एल तो आपके पास वही गिवन है, ठीक है सर। ये कंडीशन अब क्या हो गई? आपके पास थीटा हो गई। अब मैं आपको एक फिर से एक चीज रिवाइज कराता हूं क्या। ये जो एंगल होता है आपके पास वो क्या होता है? ये कंसेप्ट क्या होता है सर? ये कैसे बता रहे हो आप? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? याद करो आप। टू लाइन्स आर पैरेलल एंड वन लाइन क्रॉसेस, देन दिस वन एंगल इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं आप इसको। ठीक है सर। तो ये एंगल इस एंगल इक्वल होगा। अब मेरी बात सुनो, अगर ये एंगल थीटा है तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, क्या बताया था? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। थीटा थीटा कटेगा, 180 आएगा। अगर ये एंगल 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई? आगे की समझ में? क्लियर? आगे बढ़ू? ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ पे दो कंडीशन लेट कर रहा हूँ, पी के लिए x1 y1 और क्यू के लिए x2 y2। फिर से चीज मैं समझाऊंगा मैं वापस से। ये जो पी पॉइंट है वो कैसे आया होगा? ये हटा रहा हूँ यहाँ से, 180 माइनस थीटा नीचे से हटा देता हूँ ना। देखो समझना समझना समझना, बिल्कुल आराम से समझना। ये जो पॉइंट है आपके पास पी, ये कैसे आया होगा? सर ये नीचे से तो x1 आया होगा, ठीक है, यहां से, और यहां से आपके पास y1 आया होगा। ऐसे तो हुआ होगा भाई। x1 y1 का मतलब क्या है? दिस वन x1 एंड दिस वन y1। अब आते हैं x2 पे। अब x2, ये q की वैल्यू जो x2 y2 मेरे पास कैसे आई होगी? दिस वन। तो सर ये तो मेरे पास आई होगी x2 वैल्यू। भाई यहां से जो वैल्यू आई होगी तो मेरे पास x2 है, और यहाँ जो वैल्यू है मेरे पास ये y2 है। ये डायग्राम मेरे हिसाब से इस तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। अगर मेरे पास थीटा एब्ट्यूज दे रखा है तो मेरे पास ये एंगल कितना निकल जाएगा? 180 माइनस थीटा निकल जाएगा। ठीक है। अब मैं जो ट्राइंगल ले रहा हूँ ध्यान देना। अब मुझे इस ट्राइंगल में वही चीज निकालनी। सबसे पहले मैं एम क्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा? मैं एम क्यू। अब आप मुझे बताओ एम क्यू कैसे निकालेंगे? अभी बताया वही बता देगा। अगर आपको ये वैल्यू एम क्यू निकालनी है तो आपको इस पूरी लाइन में से, इस पूरी y2 वाली लाइन में से माइनस कर देना पड़ेगा केवल y1 वाली लाइन को। केवल y1 वाली लाइन को कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर दो। इसमें से माइनस करेंगे तो ये वाली लाइन मिल जाएगी आपको। ठीक है भाई, और आ जाओ। अब मुझे निकालना बेस एमपी। अगर मुझे एमपी निकालना है तो मुझे पूरी लाइन में से, पूरी लाइन कौन सी है आपकी? x1 में से माइनस करना पड़ेगा केवल x2 को। ठीक है सर, यहां तक मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आगे बढ़ू? ठीक है। अब जो मुझे निकालना उस वैल्यू पे ध्यान देना। इन ट्राइंगल पी एम क्यू, अगर मैं इस ट्राइंगल लेता हूं
जैसे पिछली बार यहां थीटा था, अब यहां पे 180 माइनस थीटा है, कोई बात नहीं, अपने क्या फर्क पड़ रहा है, अपने क्या फर्क पड़ रहा है भाई, कोई बात नहीं, रहने दो इसको, 180 माइनस थीटा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। इक्वल्स टू, यहां पर ये एक तरीके से 180 माइनस थीटा मत मानो, आप इसको tan थीटा मान लो, आपके हिसाब से tan थीटा मान लो आप इसको ना, ये पूरी वैल्यू को थीटा मान लो, यानी ये tan थीटा इक्वल चुका, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है आपके पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास MQ, और बेस कौन है आपके पास MP। ठीक है, अब मुझे बताओ tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये बता दो आपको, मुझे सारा काम समझ में आ जाएगा। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास, tan 180 माइनस थीटा होता है हमारे पास माइनस tan थीटा। MP की वैल्यू कितनी है देखो, x1 माइनस x2, MQ की लिखनी थी सॉरी, MQ की वैल्यू कितनी है ऊपर आपके पास देखो, MQ की वैल्यू है हमारे पास y2 माइनस y1, और MP की वैल्यू है हमारे पास x1 माइनस x2। ठीक है साहब, माइनस tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्यों ले रहा हूं समझ में आ जाएगा आपको अभी, तो माइनस कॉमन लेते वैल्यू आगे पीछे हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसकी जगह, नेक्स्ट स्लाइड पे यूज करूंगा मैं यहाँ पर, माइनस tan थीटा इक्वल्स टू, ये जो डिनोमिनेटर माइनस लग रहा है मैं ऊपर लगा रहा हूँ ना, y2 माइनस, कैंसल आउट, tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सही, तो tan थीटा की वैल्यू फिर से आ गई। अब हमें क्या पता है, हमें पता है m इक्वल्स टू जो होता है tan थीटा होता है, स्लोप ऑफ लाइन, क्या है ये, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब मैं आपको वापस पीछे लेके चलता हूँ, ये देखो फर्स्ट कंडीशन जो हमने निकाली थी, यानी कि इन दोनों ही केसेस में व्हेन थीटा इज एक्यूट एंड व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज, हमारे पास दोनों कंडीशंस के अंदर जो वैल्यू निकल कर आ रही थी, वो क्या निकल कर आ रही थी, वो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ रही थी सेम। तो मैं दोनों के लिए क्या कह सकता हूं देखना, मैं दोनों के लिए कह सकता हूं, वी सी बोथ द केसेस स्लोप m ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 इज गिवन बाय m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बताओ क्या समझ में नहीं आया। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यानी मैंने यहाँ पे दो कंसेप्ट क्लियर कर दिए, फिर बता रहा हूं मैं आप लोगों को, दो कंसेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं बिना किसी डाउट के। दोनों कंसेप्ट के अंदर कोई भी डाउट लगे आप मुझे कमेंट्स करिए फटाफट से, मैं रिप्लाई करूंगा, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो gajwak@gmail.com पर। इसके लिए आपको अबाउट सेक्शन में जाके चेक कर दो, वहां पे जाके मिल जाएगा, और मेरे बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी वहां पे मिल जाएगी, जितनी आपके लिए जरूरी है। ठीक है, बाकी सारी नहीं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं अपन, यहां तक समझ में आ गई, इन दोनों कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दो फॉर्मूला क्लियर कर चुका हूं मैं आपको। m इक्वल्स टू tan थीटा इज योर फर्स्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, सेकंड फॉर्मूला m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज योर सेकंड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। इन दोनों में कोई डाउट मत रखना, वरना थर्ड कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, मैं फिर बता देता हूं, थर्ड कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ सकता हूं। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन अगले कंसेप्ट के ऊपर, क्या कह रहा है उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर, क्या कंसेप्ट कह रहा है आपको इस कंडीशन के अंदर। देखो, कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स, ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्या कह रहा है, स्टार्ट करते हैं। देखो, आ जाते हैं अपने रेड कलर पर, रेड ही है, ओके। हाँ, अब मैं आपको ये कह रहा हूं, इन कोऑर्डिनेट प्लेन्स, कोऑर्डिनेट प्लेन कुछ दे रखा है आपको, सपोज दैट नॉन वर्टिकल लाइन है L1 L2, यानी लाइक दैट टेल, उनके स्लोप है m1 एंड m2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, यानी L1 का स्लोप m1, L2 का स्लोप m2, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेट देयर इंक्लिनेशन बी, उनका जो एंगल है इंक्लिनेशन का, यानी कि विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन रहा है, एक का अल्फा बन रहा है और एक का बीटा बन रहा है, ये भी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लाइंस आपके पास पैरेलल है, अगर ये लाइन आपके पास पैरेलल है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या, कि उनके जो इंक्लिनेशंस होंगे, एक सेकेंड, उनके जो इंक्लिनेशंस होंगे, इंक्लिनेशंस आर इक्वल। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने आपसे, if the line L1 parallel to L2 then their inclinations are equal, then their inclinations are equal, और अगर उनकी इंक्लिनेशन इक्वल है, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा है, एंड अगर मैं बोथ साइड यहां पर tan लगा दूं, तो ये सॉरी tan अल्फा इक्वल्स टू tan बीटा हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, हाँ सर बिल्कुल हो जाना चाहिए। अगर आपके पास tan अल्फा जो है, हमें पता है m इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा होता है।
अगर ये अल्फा जो है फर्स्ट वाले L1 के लिए यूज हो रहा है, तो फर्स्ट वाले के लिए tan अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, m1। और tan बीटा जो है सेकंड लाइन के लिए यूज हो सकता है, हो रहा है, तो उसका स्लोप किससे डिनोट करेंगे हम, m2। इसका मतलब ये हुआ इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस आपके पास पैरेलल है, देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, उनके स्लोप भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर स्लोप्स इक्वल, अगर आपके पास लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। बताओ मुझे समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है ये कंसेप्ट? बिल्कुल मामूली सी बात है, आपको बस याद रखना है इसको कि अगर लाइन पैरेलल है तो ये याद रख लेना m1 इक्वल्स टू m2 होगा। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये पैरेलल की बात कर ली अपन ने, अब आते हैं परपेंडिकुलर पर। ओके, नाउ परपेंडिकुलर, अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है तो सर अब क्या होगा, अब भी एक कंसेप्ट है हमारे पास, क्या, अगर ये देखो, आपको पता है परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, दिस वन इज 90। अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलूं तो दिस इज ऑल्सो 90। ठीक है, अब आपको एक कंसेप्ट पता होगा यहां पर, कौन सा, एक्सटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट है ना, एक्सटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट क्या कहता है, एक्सटीरियर एंगल, कि जो सम होता है एनी टू एंगल्स इन अ ट्राइंगल, सम ऑफ एनी टू एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ देयर ऑपोजिट ऑफ देयर आउटसाइड एंगल। इन दोनों का जो सम होगा, यानी कि अल्फा प्लस 90 डिग्री जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इनके एक्सटीरियर वाले के इक्वल। अल्फा प्लस 90 के इक्वल क्या होगा, इनके एक्सटीरियर जो है, बाहर वाला एंगल जो है, दिस वन, इनके सामने वाला मतलब ऐसा, ये नहीं ये ले लिया ऐसा नहीं, इनके सामने वाला इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा। मुझे बताओ पहले तो ये कंडीशन समझ में आ गई क्या आपको? ठीक है सर, आ गई समझ में। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अल्फा को वहां भेज दो, या तो 90 इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा हो गया, ये कंडीशन भी हम इससे बना सकते हैं। ठीक है सर, ये भी बना सकते हैं। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एक काम करो, यहां पे जो कंडीशन है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, 90 प्लस अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ऐसे लिख रहा हूं मैं। अब मैं बोथ साइड टेन ले रहा हूं, देखना, टेन 90 प्लस अल्फा इक्वल्स टू टेन बीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये बताओ आपने मुझे। देखो, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 वाली जो लाइन होती है, चेंज लाइन होती है, हाँ सर बिल्कुल होती है, ए एस साइन, यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव साइन आता है, तो टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और साइन किसका आता है, नेगेटिव का आता है। यहां तक मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। यानी कि टेन 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू बनाई है हमने, क्या बना ली है, माइनस कॉट थीटा बना ली है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गई बात। अब मैं क्या कह रहा हूं, सुनना, कॉट अल्फा जो है वो मेरे स्लोप ऑफ लाइन में कहीं यूज नहीं होता है, तो मैं कॉट की जगह इसको 1/tan अल्फा लिख सकता हूं, 1/tan अल्फा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और tan अल्फा जो है एक्चुअल में आपके पास क्या है, स्लोप ऑफ लाइन m1 है, तो अल्फा tan अल्फा की जगह m1 लिख सकता हूं, और tan बीटा की जगह m2 लिख सकता हूं। ये लो, ये आपका कंसेप्ट आ गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1, क्या आएगा भैया, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1। यानी कि एक और कंसेप्ट हमने यहां पर समझा, क्या समझा हमने यहां पर, कि जो स्लोप ऑफ लाइन m1 है मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ लाइन m2 होता है इक्वल्स टू -1। या फिर आप इसको इस तरीके से कह सकते हो, -1/m1 इक्वल्स टू m2। यानी कि टू स्लोप्स, मतलब इन द परपेंडिकुलर लाइन L1 एंड L2, टू स्लोप्स, जो टू स्लोप होंगे उनके नेगेटिव जो रेसिप्रोकल होगा, क्या होगा, उनका नेगेटिव जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। आप चाहो तो इसको यहां भेज सकते हो, -1/m2 इक्वल्स टू m1 भी बोल सकते हो, एक ही बात है। यानी कि जो स्लोप्स हैं, अगर जो लाइन पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, उनकी जो स्लोप्स होंगे उनका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा आपके पास, इक्वल होगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा आपके पास, इक्वल होगा। बताओ समझ में आई कि ये बात क्लियर है? कोई डाउट वाली कंडीशन नहीं, आपको तो बस ये ध्यान रखना है। देखो मेनली मैं आपको बताऊं, अगर आपके किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये मिले कि लाइंस पैरेलल है, लाइंस पैरेलल है,
तो आप कुछ मत करना, आपके सबसे पहले दिमाग में क्लिक होना चाहिए m1 इक्वल्स टू m2। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको लाइंस मिले कि लाइंस परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले आपके क्लिक होना चाहिए दिमाग में m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1। ये जब तक आप दिमाग में डाल के रखोगे ना, तो मान के चलो आपके कंसेप्ट बिल्कुल यूं निकलेंगे चुटकियों के अंदर, बिल्कुल पक्की बात है। बस आपको कंसेप्ट एकदम पॉइंट टू याद होना चाहिए, है कि नहीं? जैसे मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट वाला कंसेप्ट बताया, तो आपको याद रखना है m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल्स टू tan थीटा, दिस वन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू m1 m2 इक्वल्स टू -1, और पैरेलल है तो m1 इक्वल्स टू m1 m2। समझ में आ रहा है? ऐसे पॉइंट आउट एकदम याद रखोगे ना, तब आपका काम बनेगा शानदार वाला। ठीक है, तो दीज आर वी डिस्कस्ड अबाउट द कंडीशंस ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन द टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ सकता हूं। एक और कंसेप्ट हम देखेंगे जहां पे हम एंगल बिटवीन लाइंस डिस्कस करेंगे, देन वी स्टार्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज अबोव द एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 9.1। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं अपन किस कंसेप्ट के ऊपर? एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये भी बहुत आसान कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजीली समझना है आपको। लास्ट में फॉर्मूला बता दूंगा मैं आपको, बाकी कंसेप्ट हम सीख लेंगे स्टार्टिंग से। लेट करते हैं L1 L2, आपके पास टू नॉन वर्टिकल लाइंस है विद स्लोप m1 m2, वही पुरानी बात है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 आर इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस L1 L2। ये रो दिस वन L1, तो इसका इंक्लिनेशन एंगल हो गया अल्फा 1। दिस वन L2, इसका इंक्लिनेशन अल्फा हो गया ये अल्फा 2। ठीक है, ये थीटा है, तो मैं यहां पर इसको भी थीटा मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकते हैं सर। और देखो आपके पास क्या कंसेप्ट है। देन m1 इक्वल्स टू अल्फा 1 tan अल्फा 1 और m2 इक्वल्स tan अल्फा 2। ये तो बिल्कुल इजी सी बात है। वी नो दैट व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर दे मेक टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सच दैट सम ऑफ देयर एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180। कहने का मतलब क्या है? इसका सम भी 180 होगा और इसका सम भी 180 होगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल है। और सुनो, लेट थीटा एंड दिस वन 5 बी द एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन लाइन L1 L2 एंड थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ये सर ये स्टार्टिंग कैसे हो गई? हमें तो केवल डायग्राम गिवन था, तो कंडीशन मैं बना के बताऊंगा ना आपको। आप मुझे बताओ कि हमारे पास जो कंडीशंस दे रखी है उसके हिसाब से कंडीशन समझना, कि जो इंटीरियर एंगल का सम है, जो इंटीरियर एंगल का सम है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है। बिल्कुल सर, तो थीटा प्लस अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 बोल दूं, इसको उधर भेजो। थीटा इक्वल्स टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ये लो। अल्फा 1 अल्फा 2 इज नॉट इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, ये दोनों 90 के इक्वल नहीं है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, 90 होता तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये कंडीशन, टेन थीटा आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है भाई, अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, सुनना। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, हमें एंगल निकालना है। अभी हम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, अभी पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मूला बन कैसे रहा है ना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर जो है वो लगा देता हूँ, टेन लगा देता हूँ बोथ साइड। ये तो करते हैं अपन, थीटा की वैल्यू निकाल के टेन लगा देते हैं। ये तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ठीक है सर, ये भी ठीक है। tan a माइनस tan, वो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b। पढ़िए ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने, ठीक है ना? तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2। tan अल्फा 2 का वैल्यू कितना होता है? m2। tan अल्फा 1 का वैल्यू कितना होता है? m1 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा 1 का वैल्यू कितना होता है? m1। tan अल्फा 2 का वैल्यू कितना होता है? m2। यानी कि एक नया फॉर्मूला बन गया सर हमारे पास। क्या? इफ वी हैव टू फाइंड tan थीटा इन विच टू लाइंस के बीच में आपको एंगल निकालना है, तो उस कंडीशन में tan थीटा का वैल्यू हम लगाएंगे m2 माइनस n1 अपॉन 1 प्लस m2 माइनस m2 प्लस m2 मल्टीप्लाई m1। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया। बट अब मैं आपसे एक कंसेप्ट कह रहा हूं, क्या? समझना कि ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से मैं कहूंगा थीटा और जो ये फाई है इक्वल्स टू 180 है। अब मैं कह रहा हूं आप मुझे फाई, भाई हमने थीटा की वैल्यू तो निकाल दी, मुझे फाई की वैल्यू भी निकाल दो। तो थीटा को वहां भेजो, 180 माइनस 5। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसमें भी बोथ साइड आप एक सेकंड, थीटा भेजा ना मैं उधर, ये अपन ने थीटा सेट भेज दिया। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट होगा इस वैल्यू को? तो मैं ये भी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूँ। एक सेकंड, इसको करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं ना। tan थीटा की वैल्यू क्या निकाली अपन ने? देखो, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है,
अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री है। फाइव को यहीं छोड़ दो, 180 को उधर भेज दो, 180 माइनस थीटा, बोथ साइड टेन लगा दो यहाँ पे, टेन फाइव इक्वल्स टू टेन, 180 माइनस थीटा। अब आप मुझे बताओ क्या टेन 180 माइनस थीटा कितना होता है सर, ये नेगेटिव टेन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव टेन थीटा हो जाता है। नेगेटिव को ये रहने दो, टेन थीटा की वैल्यू ये ऊपर से यूज करो आप, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये लो सर, ये तो कंसेप्ट उल्टा हो गया कि सर टेन थीटा के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और टेन फाइव के अंदर जो है नेगेटिव वैल्यू आ रही है। आ रही नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। क्या आ रही है वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आ रही है आपके पास, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है इसके अंदर, है ना। अब यहाँ पर दो केस बनते हैं मेरे पास, है ना। यहाँ पर दो केस बन गए, क्या केस बन गए कि टेन थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और टेन फाइव इक्वल्स टू नेगेटिव m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, यहां तक क्लियर है क्या सारे पॉइंट्स सभी को? ठीक है सर, अब ये दो वैल्यू आ गई सर। अब ये कैसे पता लगेगा किस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू लगाए, किस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू नहीं लगाए, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर। तो उसको दूर करने के लिए अपन और कंसेप्ट समझते हैं, है ना। अब केस वन ये कहता है इफ दिस इज पॉजिटिव, अगर ये कंडीशन पॉजिटिव है, अभी मैंने क्या पढ़ा है आपको, टेन थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मैं ये कह रहा हूं इफ दिस कंडीशन इज पॉजिटिव देन टेन थीटा विल बी ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। बट इन दिस कंडीशन टेन फाइव जो होगा वो नेगेटिव होगा, ये कंफर्म हूं मैं, है ना, ये कंफर्म हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अभी मैंने आपको बताया टेन फाइव जो है वो एक्चुअल में टेन 180 माइनस थीटा है। ये तो है मेरे पास, टेन 180 माइनस थीटा ही तो है ये, 180 माइनस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो है ना वो तो एक्यूट है, थीटा जो है वो तो एक्यूट है, बट फाई जो है वो ऑब्ट्यूज है। फाई जो है, फाई की कंडीशन जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, ऑब्ट्यूज निकल कर आएगी। वो क्या निकल के आएगी, ऑब्ट्यूज निकल कर आ जाएगी 90 से ऊपर। अरे यार ये अभी बताया ना, ये 90 है, ये इस क्वाड्रेंट में गिरेगा जब तो नेगेटिव आया। टेन 180 माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में गिरेगा, इस क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, 90 से 180 वाले को तो कहते हैं ऑब्ट्यूज। आ रहा है समझ में कुछ? ठीक है, अब देखना आप और क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। केस टू, अगर ये कंडीशन आपके पास नेगेटिव है, अब इमेजिन करो ये कंडीशन अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव मान लू, मान लो ऐसा, है ना, ये वैल्यू मैं नेगेटिव मान लू, यहाँ पे नेगेटिव मान लू, उससे क्या होगा, टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, बट टेन फाइव की वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि टेन फाइव जो होता है वो नेगेटिव टेन थीटा होता है। अगर मैं यहाँ पर पहले से नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उस कंडीशन में थीटा को आप ऑब्ट्यूज मानोगे और फाइव को आप एक्यूट मानोगे। बट इन दोनों ही कंडीशन को मुझे एक साथ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे यहां पर टेन थीटा जो है मेरे पास उस पर क्या लगा लेना चाहिए, मोड लगा लेना चाहिए। सबसे बेस्ट काम ये हो जाएगा। अब उससे होगा क्या, मोड लगाने से इसकी वैल्यू कभी आपके पास नेगेटिव निकलेगी ही नहीं, कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव निकलेगी ही नहीं उस कंडीशन में। और जब भी हमें यहां पर टेन फाइव की वैल्यू निकालनी होगी, इसकी वैल्यू निकालनी होगी, टेन फाइव की वैल्यू निकालनी होगी, तो उस कंडीशन में क्या कर देंगे, टेन 180 माइनस थीटा कर देंगे सिंपली। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि जब हम यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और जब हमें ऑब्ट्यूज एंगल निकालना होगा यानी फाई निकालना होगा, तो हम 180 माइनस थीटा करके फाइंड कर लेंगे इस चीज को। हम इधर उधर नहीं भटकेंगे, मतलब दो दो फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक फॉर्मूला याद रखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस का एक फॉर्मूला याद रखो, टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस n1 अपॉन m1 प्लस m1 m2, और मोड लगा देना, मोड लगा देना। और उस कंडीशन में जब आप टेन थीटा निकाल लोगे, थीटा को इसमें से माइनस कर देना, बस उस कंडीशन में आपका ऑब्ट्यूज निकल जाएगा यानी कि फाई निकल जाएगा। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे? तो ये एंगल बिटवीन टू लाइन्स है। देखो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से चीजें एलिब्रेट करी है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट हाँ आप डायरेक्टली फॉर्मूला फॉर्मूला पिक कर लोगे तो भी काम बन जाएगा, ऐसा कोई इश्यू वाली चीज। जैसे एंगल बिटवीन टू लाइन आपसे पूछे तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखना, पीछे वाला पूछे तो वो फॉर्मूला याद रखना, तो फॉर्मूला फॉर्मूला याद रखो तो भी आपका काम बन जाएगा। बट कंसेप्ट समझोगे तो, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं बोर्ड्स के अंदर, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया मान लो जो मतलब बिल्कुल समझ से परे नहीं हो रहा, तो आप कंसेप्ट लगा के उस तक एंडिंग तक पहुंच सकते हो, ये फायदा रहता है इसका, ठीक है। और डाउट डाउट वाली स्थिति आएगी नहीं आपके पास कोई, क्योंकि अपन है, कमेंट्स है अपने पास, आप पूछो जो पूछना है, रिप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। तो अभी तक जो लास्ट तक जुड़े हुए स्टूडेंट, लेक्चर एंड हो चुका है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत दिखाओ यार, प्लीज अपने स्टूडेंट्स वगैरह को जोड़ो ताकि और भी टीचर्स वगैरह अरेंज हो सके। मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा
मेरा पहला पॉइंट यही रहेगा कि मैं टीचर्स को यहाँ पर लाके अरेंज कराऊं और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे जो है और भी टीचर्स वगैरह आकर आपको गाइड करें। तो मेनली हम डिस्कस करेंगे आगे एग्जाम्पल्स, और कोई डाउट लगे तो कमेंट्स में जरूर बताना, एंड पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।